मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राज्य स्तर की योजना है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार की योजना है और ये जो राज्य स्तर की योजना है, इस राज्य स्तर की योजना में पहले दिए जाते थे 10,000 रुपये, लेकिन उन 10,000 की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में कितने रुपए की राशि दी जाती है? आपको 30,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा है। और कौन देता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, जो चाइल्ड और वुमेन वाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसकी नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग है। महिला एवं बाल विकास विभाग है। बाल विकास विभाग है। राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य में कितने महात्मा गांधी विद्यालयों में रोबोटिक लैब को स्वीकृति दी है? देखिए, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद, ये जो स्कूल शिक्षा परिषद है, इसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। कब स्थापित हुई थी? तो इस संस्था की स्थापना 2018 में की गई थी। हालांकि इसको पंजीकरण करवाया गया था 3 सितंबर 2020 को इसका पंजीकरण हुआ था। ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के मामले में गुणवत्ता लाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाना। और ये राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा जो परिषद है, इस परिषद ने एक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आप समझ ही पा रहे हैं कि ऐसे विद्यालय जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक चल रहे हैं और कब शुरू किए गए थे? 2019 में शुरू किए गए थे। वर्तमान में राजस्थान में लगभग इन विद्यालयों की संख्या 3,700 के आसपास है और जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे उनको इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो राज्य सरकार की योजना है, इन विद्यालयों में रोबोटिक लैब लगाए जा रहे हैं। रोबोटिक लैब लगाए जा रहे हैं। रोबोटिक लैब लगाए जा रहे हैं। और कितने रोबोटिक लैब लगाए जाएंगे? मतलब साइंस मैथ्स के लिए और कंप्यूटर के लिए, साइंस के लिए, गणित के लिए, मतलब विज्ञान के लिए, और आप ये समझ सकते हैं गणित, विज्ञान और कंप्यूटर के लिए ये लैब तैयार किए जा रहे हैं। कितने लैब तैयार किए जा रहे हैं? 201 महात्मा गांधी विद्यालयों को अभी तक इसमें चूज किया गया है और 201 विद्यालयों में ये इस प्रकार के रोबोटिक लैब अपने स्थापित किए जाएंगे। ये जो लैब स्थापित किए जाएंगे, इनमें पूर्णतः उपकरण सहित होगा। और ये किसके लिए होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के बालकों को सप्ताह में कम से कम 1 घंटा तक इस लैब में प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय विद्यालयों में कितने रोबोटिक लैब लगाए जा रहे हैं, मतलब पूरे उपकरण होंगे उस लैब में, कैसे काम किए जाएंगे उसको आप लोग 201 आपको याद रखना है कि पहले चरण में हम लोग 201 को सिलेक्ट किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा अब सरकारी स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थित है। 1950 में स्थित हुआ था और 1997 में ये अलग अलग हो गया था, क्योंकि प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों एक ही था पहले। अब इनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये दोनों 1 जनवरी 1998 से अलग अलग चल रहे हैं। वर्तमान में इस माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक श्री आशीष मोदी है। अब इस निदेशालय द्वारा अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जो योजना चल रही है, ये मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से चल रही है। ये केंद्र प्रवर्तित योजना है और क्लास प्री प्राइमरी से लेकर ये मान लीजिए 8 तक चल रही है। जहां तक प्री प्राइमरी जहां नहीं है वहां पर 1 से 8 चल रही है और जहां प्री प्राइमरी है वहां पर 8 तक। इसमें एक समय का भोजन दिया जाता है, बालकों को मेन्यू आधारित भोजन होता है और सप्ताह में 1 दिन फल भी वितरित किए जाते हैं। इसमें मिड डे मील की गुणवत्ता को जांचने के लिए प्रतिदिन कितनी माओं को बुलाया जाएगा? मतलब कितनी महिलाएं, गाँव की जो कितनी महिलाएं अभिभावक है वो आकर मिड डे मील को चेक करेगी। इससे पहले मिड डे मील को चेक करने की जिम्मेदारी एसएमसी की थी, लेकिन उसमें कोई ये क्लियर नहीं था कि कितने लोग आएंगे, या फिर उसमें 2 शिक्षकों के लिए ये था कि 2 शिक्षक उस खाने को पहले टेस्ट करेंगे। तो पहले इसकी गुणवत्ता कैसी है इसको परखने के लिए रोजाना कितनी माओं को बुलाया जाएगा। अब हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश निकाला है कि 5 गाँव की महिलाएं जो अभिभावक है वो आकर 5 माएँ आकर इसको चेक करेगी। तो गुणवत्ता परखने का काम कितनी माँ करेगी? 5 माँ करेगी। राजकीय विद्यालयों में दूध वितरण योजना से संबंधित योजना है। देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पीएम पोषण योजना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखिए, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है,
ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर 2022 को। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है, तो इस योजना के तहत बालकों को क्लास 1 से लेकर 8 के बालकों को रोजाना पाउडर मिल्क मतलब पाउडर से बना हुआ दूध उपलब्ध करवाया जाता है क्लास 1 से 8 तक के लिए। जब ये योजना चली थी तब इस योजना में केवल 2 सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाता था, लेकिन अब इस योजना में पूरे 6 दिन तक दूध पिलाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने ये भी इसमें बदलाव करने की घोषणा की है कि जैसे ही हम लोग जुलाई 2024 में वापस स्कूलें खोलेंगे तो उस समय इन बालकों को ये भैंस और गाय की जो डेयरी बनी हुई है उस गाय की डेयरी से हम लोग दूध उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन ये राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो 29 नवंबर 2022 को क्लास 1 से 8 के लिए प्रारंभ की गई। पीएम पोषण जो योजना है, पीएम पोषण योजना प्रधानमंत्री पोषण योजना है। इस योजना को मिड डे मील योजना हम लोग बोलते हैं, मिड डे मील योजना। इस मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, जो 1995 में शुरू हुई। इसके तहत पूरे 6 दिन तक भोजन दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, वो 2009-10 में शुरू हुई थी। इसके तहत बालकों को अनुसंधान से संबंधित, मैं कहूँ खोज से संबंधित, रिसर्च करने से संबंधित, उनमें क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उनको कुछ आइडियाज देते हैं। बालक कुछ वस्तुएं निर्मित करते हैं, वो आइडिया जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं और उनको ये भारतीय स्तर का कार्यक्रम है, मानक योजना जिसे बोलते हैं, इंस्पायर अवार्ड मानक अवार्ड भी बोलते हैं इसको। इसके तहत बालकों को जो भी सिलेक्ट होता है उसको कम से कम 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है, तो आपको पता है हाल ही में 8 रुपये में जो भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का प्रारंभ कब हुआ, 2007-8, 2015-16, 2018-19, 2009-10। कब हुआ है, 2009-10 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है, ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कौन पात्र होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लास 6 से लेकर 10 का कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला इसके तहत अपने आइडिया देता है। 5 आइडिया दे सकता है, 5 नए विचार दे सकता है। ये इंस्पायर मानक अवार्ड ये कहता है कि क्रिएटिविटी प्रोत्साहन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा का होना जरूरी नहीं है, इसलिए जो विचार होते हैं वो विचार सेलेक्ट किए जाते हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 1 लाख विचारों को, 1 लाख आइडिया को सिलेक्ट किया जाता है। ये जो पूरे भारत की बात है तो पूरे भारत में 1 वर्ष में कितने आइडिया लिए जाते हैं, 1 लाख आइडिया सेलेक्ट किए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक को, जिसका आइडिया सेलेक्ट हुआ है, उसको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 3 सेशन में 21-22, 22-23 और 23-24 तीनों सेशन में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पर रहा है। एक बार राजस्थान में 5,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में 10,019 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में राजस्थान के लगभग 6,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन इन आंकड़ों के साथ में राजस्थान लगातार 3 साल से कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। क्लास 6 से 10 तक के बालक कोई भी भाग ले सकते हैं। जागृति बैक टू वर्क योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, और एक क्या बना दिया गया, इसके लिए पोर्टल बना दिया गया है। मतलब ये क्या बना दिया गया है, एक वेब पोर्टल बना दिया गया है। ये वेब पोर्टल बना दिया गया है। ये योजना किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है ये योजना राज्य सरकार की है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत कब की है, तो आपको ध्यान रखें 19 दिसंबर 2021 को इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत क्या है, तो कोविड काल में बहुत सारा अस्त व्यस्त रहा। कोविड काल में बहुत सारी नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे धंधे पिट गए। कोविड काल में हुआ क्या कि कोविड काल में जो महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं थी, वो कामकाजी महिलाएं कहीं काम कर रही थी और अब उनको घर पर रहना पड़ रहा है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको सरकार ने काम देने के लिए घर से वो निकले और सरकार उनको काम प्रदान करे, इसलिए वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। और रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो सरकार उन्हें अपने घर के ठीक नजदीक कहीं आसपास में सरकार उनकी व्यवस्था करके और उन्हें काम दिलवाने का प्रयास करेगी। इसके लिए जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस पोर्टल का नाम है जागृति बैक टू वर्क योजना। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र में फंडिंग पैटर्न कितना रखा गया है, बिना विधायिका वाले। अब बिना विधायिका वाले का मतलब समझ रहे हैं कि आप लोग, इसका मतलब जिसमें कोई विधानसभा नहीं हो। इसका मतलब ऐसे राज्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें किसी प्रकार की कोई विधानसभा नहीं हो। और आपको पता हो तो
हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें हमने विधानसभा स्थापित कर रखी है। जिनमें विधानसभा स्थापित है उनकी अलग कहानी है। जो राज्य है, ये राज्य की नहीं पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश अपने दिल्ली और पांडुचेरी है। दिल्ली और पुदुचेरी जो है वो तो दो ऐसे हैं जिन्होंने हमने अर्ध राज्य का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा जम्मू में हमने, आपको पता हो तो जम्मू में हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसमें क्या स्थापित कर रखी है, विधायिका पहले से स्थापित कर रखी है। तो जहां पर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप हो गया, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये इधर आपका सॉरी पांडिचेरी नहीं, आपका चंडीगढ़ हो गया, ये जो लक्षद्वीप वगैरह ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें कोई विधायिका नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है, उनकी खुद की राज्य की सरकार नहीं है, उनमें ये फंडिंग पैटर्न जो दिया जा रहा है, ये जो वितरण अनुपात दिया जा रहा है, ये 100% किसके द्वारा दिया जा रहा है, केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। जिन राज्यों में ये विधायिका नहीं है उनमें कितना दिया जा रहा है, उनमें 100% दिया जा रहा है। और जो राज्य ऐसे हैं, जो दो राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको पता हो तो दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी है, ये दो अर्ध राज्यों का दर्जा प्राप्त है, इनमें विधायिका है और इन्हें अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें ये जो दिया जा रहा है ये कितना दिया जा रहा है, 60-40 के अनुपात में दिया जा रहा है। अब आप कहोगे पीएम पोषण योजना क्या है, तो पीएम पोषण योजना हम चला रहे हैं मिड डे मील योजना के नाम से, मिड डे मील योजना के नाम से। और मिड डे मील जो योजना है, इस योजना को ही मई 2020 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। ये योजना कब चलाई थी हमने, तो आपको ध्यान रखना है, ये 15 अगस्त 1995 को चलाई है। नन्ही कल्ली योजना का संबंध किस जिले से है, नन्ही कल्ली योजना क्या है, तो देखिए नन्ही कल्ली योजना का संबंध है कौन से जिले से है और क्या किया जा रहा है। तो देखिए नन्ही कल्ली योजना प्रारंभ, वास्तव में इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2006-07 में। कब हुआ था, 2006-07 में। नन्ही कल्ली योजना को चलाया गया उन मदरसों में, कहाँ पर चलाया गया, वो जो मदरसे वगैरह चल रहे हैं जो जिनमें मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, वहां पर एसटी जनजाति की बालिकाएं जो पढ़ रही है, उन बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। कितना प्रोत्साहन दिया जाता है, तो प्रत्येक बालिका को 1800 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। और कौन से जिले में है, तो ये कौन से जिले में, ध्यान रखना, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में जो नन्ही कल्ली योजना चली है वो उन बालिकाओं को प्रोत्साहन दे रही है जो बालिकाएं मदरसों में पढ़ाई कर रही है, 1 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, ध्यान रहेगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, बीएसएफ, क्या बोल रहे हैं, बीएसएफ। ये एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की स्थापना हमने जयपुर में की। और ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का काम होता है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। और इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो शासी परिषद है, उस शासी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है, तो विभिन्न योजनाएं चलाकर दिया जाता है, विभिन्न योजनाएं चलाकर दिया जाता है। वर्तमान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन 8 योजनाएं चला रहा है। कितनी योजना चला रहा है, 8 योजना चला रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी, हमने ये क्वेश्चन भी लिए हुए, तो हम इसमें पढ़ेंगे गार्गी पुरस्कार योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, पद्माक्षी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना। ये जो योजनाएं चलाई जा रही है इनकी नोडल एजेंसी कौन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। अब रही बात इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना, बीएसएफ की स्थापना जयपुर में राजस्थान दिवस के दिन की गई 1995 में, 30 मार्च 1995 को की गई, 30 मार्च 1995 को की गई, ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च 1995। पद्माक्षी योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना पुरस्कार कब किया गया, पद्माक्षी योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब किया गया।
देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। एक योजना चली थी 2010-11 में, और उस योजना का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। 2010-11 में चलाई गई। बाद में इस योजना का नाम बदल के इस योजना का नाम बदल के 2017 में हमने क्या कर दिया था, इस योजना का नाम बदल के 2017 में इसका नाम बदल के हमने कर दिया था पद्माक्षी योजना। क्या कर दिया था? पद्माक्षी योजना। क्योंकि आप ये ध्यान रखना, सरकार बदलने के साथ कई सारी योजनाएं और योजनाओं के नाम भी बदल जाते हैं। तो पद्माक्षी योजना हमने नाम किया था 2017 में। पुनः जब सरकार बदली तो सरकार ने 5 मार्च 2019 को इस योजना का नाम पुनः बदलकर क्या कर दिया था? इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या नाम कर दिया था? इंदिरा प्रियदर्शनी। और यहाँ पर कि इस 5 मार्च 2019 को इस योजना की शर्तों में काफी संशोधन किया गया। योजना की पात्रता में और शर्तों में क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। इसका मतलब हमें लगा कि ये योजना कोई नए तरीके से चली है, इसलिए आपको पूछा जाए कि योजना कब चली, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, और ऑप्शन में दे दिया जाए 2019-20, तो आपको ध्यान रखना है 2019-20 सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना वो नहीं है जो योजना पहले चल रही थी। लेकिन यदि अगला पूछ ले कि प्रारंभ में कब चली थी, तो ध्यान रखना है 2010-11 में चली थी। क्या है इस योजना में, क्या होता है? तो इस योजना में जो पात्रता होती है वो होती है क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 में। 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका इसके लिए पात्र होती है। 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तीनों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना है। कौन से स्तर पर करना है? जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना है। 8वीं क्लास की बालिका को इसके लिए 40,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। 10वीं क्लास की बालिका को इसके लिए 75,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। और 12वीं क्लास की बालिका को इसके लिए 1 लाख रुपए, इसके लिए कितना रुपए? 1 लाख रुपए प्लस साथ में एक दी जाती है स्कूटी कॉलेज जाने के लिए। तो ध्यान रखना है, ये पद्माक्षी योजना थी। पहले इंदिरा प्रियदर्शनी थी, उसके बाद पद्माक्षी हुई, वापस क्या हो गई? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। और कब चलाई, कब नाम चेंज किया गया? 5 मार्च 2019 को किया गया। गार्गी पुरस्कार हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाती है किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, आयुक्त शिक्षा सचिवालय जयपुर, RSCERT उदयपुर। तो देखिए आपको बता दूं पहले तो गार्गी पुरस्कार योजना क्या होती है। हमने बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो बनाया था, उस बालिका शिक्षा फाउंडेशन 1995 में बना। उसने 1998 में अपनी पहली योजना लॉन्च की थी, वो थी गार्गी पुरस्कार योजना। इस योजना के तहत कौन पात्र होगी? तो क्लास 10 में पढ़ने वाली कोई भी बालिका, क्लास 10 में कोई से भी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका जिसने कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 75% या अधिक अंक प्राप्त किए, वो बालिका गार्गी पुरस्कार लेने के पात्र होगी क्लास 10 में। इसके तहत जो पुरस्कार दिया जाएगा वो बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। बसंत पंचमी को उन्हें बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के अवसर पर, तो ध्यान रखना है क्या दिया जाता है। तो इसके तहत क्या लाभ दिया जाता है? इसके तहत यदि वो बालिका क्लास 11 में अध्ययनरत है तो उसे 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि वो बालिका क्लास 12 में अध्ययनरत है तो उसे 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। इसका मतलब 2 किस्तों में 3-3 हजार, तो कुल कितने हो गए? 6,000 रुपए की सहायता इसके तहत दी जाती है। ध्यान रहेगा। तो ये जो राशि दी जाती है, ये राशि कौन उपलब्ध करवाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है, मतलब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का जो निदेशक है, वो निदेशक साहब इस राशि को किसको देते हैं? इस राशि को प्रदान करते हैं, मतलब उनके हाथ से ये राशि आती है। पीएम पोषण योजना के तहत कौन कौन से शिक्षा स्तरों के बच्चों को शामिल किया गया है? कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम लोग? पीएम पोषण योजना की बात कर रहे हैं। पीएम पोषण योजना के तहत कौन कौन से बच्चों को सम्मिलित किया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, पीएम पोषण जो योजना है, इस योजना की शुरुआत मिड डे मील के नाम से, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूं MDM, मिड डे मील के नाम से, MDM जो चल रहा है मिड डे मील के नाम से 15 अगस्त
1995 में हुई। उसके बाद 2020 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया पीएम पोषण। क्या नाम कर दिया गया? पीएम पोषण। ये योजना वास्तव में प्रारंभ में शुरू हुई थी क्लास 1 से 5 तक, लेकिन बाद में इसका दायरा 6 से 8 तक भी बढ़ा दिया गया। इसलिए ये योजना चली 1 से लेकर 8 तक। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो आपको ध्यान रखना, इस योजना का उद्देश्य ये है कि एक तो बालकों के पोषण में वृद्धि करना है, दूसरा उद्देश्य है नामांकन में वृद्धि करना है, फिर उनके ठहराव में वृद्धि करनी है, फिर उनके ड्रॉप आउट में जो बालक बीच में छोड़कर जा रहे हैं उनमें कमी लाना है, और दूसरा सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त करना है। जब इतने सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो सामाजिक भेदभाव भी कम होगा। इन सारे उद्देश्यों से इस योजना को चलाया जा रहा है और एक समय का इसके अंतर्गत भोजन दिया जाता है। कितने समय का दिया जाता है? एक समय का इसके अंतर्गत भोजन दिया जाता है। अब कैसे सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? देखिए सरकार कैसे कर रही है। तो यदि क्लास 1 से 5 तक का कोई बालक है तो उसके लिए सरकार 5.45 रुपए प्रति उपस्थिति, मतलब प्रति भोजन पर। 6 से 8 का यदि कोई बालक है तो उसके लिए प्रति बालक 8.17 रुपए, और 1 से 5 का जो बालक है उस बालक के लिए साथ में 100 ग्राम अनाज और इसके लिए 150 ग्राम अनाज, चावल और गेहूं उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये मिड डे मील प्रभारी जो होता है स्कूल में, उस प्रभारी को उपलब्ध करवाया जाता है। वो प्रभारी इनसे क्या बनाता है? उनके लिए खाना बनाता है। तो पीएम पोषण योजना जो है, इसके तहत कौन से शिक्षा स्तरों को शामिल किया गया है? तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 तक, बाल वाटिका एवं कक्षा 1 से 8। देखिए कक्षा 1 से 8 तो था ही था, और अब बाल वाटिकाएं जो शुरू की गई है महात्मा गांधी विद्यालयों में, उनमें भी ये शुरू कर दिया गया। इसका मतलब प्री प्राइमरी जहां से होगी ना, उनमें भी अब शुरू कर दिया जाएगा। तो बाल वाटिका में और साथ में किसमें? कक्षा 1 से 8 तक, दोनों में उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है? कौन सी योजना की बात करनी है अपने को? पीएम श्री योजना को, योजना की चर्चा करनी है। देखो मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को, कब की बात कर रहा हूं? 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को एक योजना की शुरुआत की, जिसे हम लोग कहते हैं पीएम श्री योजना। क्या बोलते हैं? पीएम श्री योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि भारत में, इस योजना का टारगेट लिया गया कि भारत में पहले चरण में इसमें 14,500 स्कूलों को सिलेक्ट किया जाएगा। पहला चरण जो चलेगा ना, वो 5 साल चलेगा। 14,500 स्कूलों का कायाकल्प करना होगा, कायापलट करना होगा। कायापलट का मतलब आप समझते हैं ना? कायाकल्प करने का मतलब है जो स्कूलें चल रही है उन स्कूलों को पूर्णतः सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चलाना। ये सेलेक्ट की जाएगी, और ये सेलेक्ट की जाएगी तो उसमें संसाधन दिए जाएंगे। लगभग सरकार उस पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी उस स्कूल पर, और उस स्कूल को क्या करेगी? उस स्कूल को राइज, उस स्कूल को चमकाएगी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना। इसकी अवधि कब से कब तक प्रस्तावित की गई? तो 14,500 स्कूल है, 14,500 पूरे भारत के होंगे, जो 2022-23 से लेकर 26-27 तक की हमने अवधि इसमें चयन की है। 22-23, फिर 23-24, 25-26 और 26-27। इसका मतलब इन सेशन में हमने 2022 से लेकर 2027 तक ये करना था कि इनमें से कितने स्कूल, 14,500 स्कूलों को आपको क्या करना है? इसमें राइजिंग करना है। इनका 14,500 स्कूलों का उदय आपको करना होगा। किस दिनांक को राज्य में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया? देखिए इंदिरा रसोई योजना जो है, ये इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर हमने अन्नपूर्णा रसोई, क्योंकि सरकार बदलती है तो योजनाओं का नाम तो जरूर बदलेगा। और कब किया? तो 6 जनवरी 2024 को। इसको मतलब हाल ही की कहानी है। 6 जनवरी 2024 को राज्य में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। ये जो योजना है इसके तहत 8 रुपए में थाली उपलब्ध करवाई जाती है, मतलब 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया
जाता है। कितने रुपए में करवाया जाता है? 8 रुपए में। ये पहले चल रही थी कांग्रेस के काल में इंदिरा रसोई योजना के नाम से, और अब बीजेपी के राज में इसको किस नाम से चलाया गया है? इसको अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलाया जा रहा है, ध्यान रहेगा। गार्गी पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखो 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। इस गार्गी पुरस्कार योजना में क्लास 10th में, यह बीएसएफ की बालिका शिक्षा फाउंडेशन की पहली योजना है। क्लास 10th में 75% अंक या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिका को 2 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं, कुल 6,000 रुपए, मतलब 3-3 हजार रुपए की किस्त मिलती है यदि वो 11वीं और 12वीं में पढ़ती है तो। और ये योजना बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। 2008-9 से, इसका मतलब क्या है? 2008-9 में एक और योजना चलाई गई जिसका नाम था बालिका प्रोत्साहन योजना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर हमने गार्गी पुरस्कार तो लिया है लेकिन वो 12वीं क्लास में लिया है। वो गार्गी पुरस्कार नहीं है, वो आपकी बालिका प्रोत्साहन योजना है जो 2008-9 में चलाई गई, और वो क्लास 12th में 75% या अधिक अंक लाने वाली बालिका जो कोई होगी, उस बालिका को बसंत पंचमी के अवसर पर उन्हीं के साथ एक पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार 5,000 रुपए का प्रोत्साहन होता है, और ये एक मुश्त दिया जाता है, मतलब एक ही किस्त में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों योजनाएं अलग अलग है। हमें पूछा गया है गार्गी पुरस्कार योजना, यह है 1998 में। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत भारत सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों को कितनी राशि अपने नव परिवर्तन या विचार को मूर्त रूप देकर जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने हेतु दे है? देखिए, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत भारत सरकार द्वारा, इसका मतलब इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? भारत सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों को कितनी राशि अपने नव परिवर्तन या विचार को मूर्त रूप देकर जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने हेतु, जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित करना होता है उसे। और इंस्पायर मानक अवार्ड योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, और इस योजना में कितनी राशि, तो कितने, लगभग 1 लाख विचारों को सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब 1 लाख बालकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस योजना में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और पिछले 3 साल से इसमें राजस्थान पिछले 3 साल से प्रथम स्थान पर रह रहा है। मतलब सर्वाधिक बालक कहां से सिलेक्ट हो रहे हैं? राजस्थान से। इसलिए राजस्थान को कम मत समझिएगा। राजस्थान वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनाने के लिए अपने अग्रसर है। पिछले 3 साल से लगातार, एक साल तो 10,019 बालकों को, पूरे 1 लाख में से 10,019 बालक केवल राजस्थान से सिलेक्ट हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है पिछले 3 सालों से राजस्थान इसमें आगे है। देवनारायण कोचिंग कैंप योजना का नोडल विभाग कौन सा है? कौन सी योजना है? देवनारायण कोचिंग कैंप योजना। देखिए, इस योजना का जो नोडल विभाग है वो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। लेकिन ये है क्या? तो ये 5 जिलों में इसके शिविर आयोजित किए क्लास 9 और 10 के लिए। देवनारायण कोचिंग कैंप योजना चली है। इसके ये किसके लिए चली है? तो कक्षा 9 एवं 10 किसके लिए चली है? कक्षा 9 और 10 के बालकों के लिए कोचिंग कैंप आयोजित किए गए हैं। शिविर, प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं, कोचिंग कैंप आयोजित किए गए हैं। किस किस के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, ये सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली, धौलपुर और अलवर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और झालावाड़। ये जो 5 जिले, इन 5 जिलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देवनारायण कोचिंग कैंप के नाम से शिविर आयोजित किए गए हैं इन बालकों को प्रशिक्षण देने के लिए। तो कौन से विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है? ध्यान रखना आपको, ये जो पीएम श्री योजना है ये प्रधानमंत्री राइजिंग फॉर इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत कुल भारत में 2022-23 के सेशन से लेकर ये 2022-23 में 7 सितंबर 2022 को इस योजना का उद्घाटन किया गया, इस योजना की शुरुआत की गई। और इसके तहत
14,500 स्कूलों को संसाधनों के रूप में संसाधनों से लेस करके विकसित किया जाएगा। मतलब सरकार इन पर करोड़ों रुपए खर्च करके इन स्कूलों का उदय करेगी। ये जो स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे ये पूरे भारत के होंगे और कब से कब तक होंगे तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक के सेशन तक इन्हें किए जाएंगे। इन पीएम श्री योजना के पहले चरण में राजस्थान से 402 स्कूल चयनित किए गए थे और दूसरे चरण में राजस्थान से किए गए 237 स्कूल। इसका मतलब 402 और 237। वर्तमान में 2 चरण में राजस्थान में कितने स्कूलों को सिलेक्ट किया जा चुका है? 639 विद्यालय राजस्थान से अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी इसके 2 चरण और हैं, क्योंकि इसे 4 चरणों में 4 सेशन में चलाए जाएंगे। तो अभी पहले चरण में राजस्थान में 402 विद्यालय सिलेक्ट किए गए थे, अब 237 विद्यालय सिलेक्ट किए गए। श्री कृष्ण भोग योजना का संबंध किस कक्षा वर्ग से है? अच्छा, श्री कृष्ण भोग योजना क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये योजना श्री कृष्ण भोग योजना जो है, आपको पता हो तो मिड डे मील चलता है। मिड डे मील कौन सी क्लास के लिए चलता है? 1 से लेकर 8 तक के लिए चलता है। 1 से 8 तक के लिए स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है, इसमें अब भामाशाहों की समाज की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। समाज की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। ये कहा जा रहा है समाज को कि समाज में यदि कोई खुशी का माहौल है, कोई किसी के कोई शादी विवाह का फंक्शन है या किसी के बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है, तो उस अवसर को वो भुनाए तो वो विद्यालय में उन बालकों के साथ भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो साथ में वो बालकों को भोजन भी करवाएंगे, एक दिन का बालकों के लिए एक स्पेशल डाइट भी हो जाएगी और उनका भी एक अच्छी तरीके से एक याददाश्त बन जाएगी। इसलिए हम लोग समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं कि अब आप लोग बर्थडे मनाने, बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं या फिर ये मान लीजिए आप लोग हैप्पी जो आपकी एनिवर्सरी आती है वो करने के लिए, या कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जो आप फंक्शन करते हैं, जिस फंक्शन को आप घर में रखते हैं उसको बच्चों के साथ भी मनाइए, सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ। तो अब क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बालक हैं उनको श्री कृष्ण भोग योजना का मतलब है जैसे छोटे बालकों को, नन्हे कृष्ण को, श्री कृष्ण को भोग देना, इसका मतलब छोटे बालकों को खिलाना। और ये क्या बन जाएगी? आपकी श्री कृष्ण भोग योजना बन जाएगी। शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम लॉन्च की गई है। ये शैक्षणिक हेल्पलाइन है ना, स्कूल एट होम लॉन्च की गई है। कौन सी है? स्कूल एट होम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे अविनाश गहलोत साहब, अविनाश गहलोत। कौन से थे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। अधिकारिता जो विभाग है उस विभाग के मंत्री थे अविनाश गहलोत साहब। उन्होंने शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की, एक स्कूल एट होम लॉन्च किए। और कब लॉन्च किए तो ध्यान रखना है, 13 मार्च 2020 को लॉन्च की गई है, 13 मार्च 2020 को। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कितने सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाती है? देखिए, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इस योजना की शुरुआत ये राज्य सरकार की योजना है, मतलब राजस्थान सरकार की योजना है। और इस योजना की शुरुआत की गई है 29 नवंबर 2022। और इस योजना का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य रखा गया है कि एमडीएम की 29 नवंबर 2022 इसका उद्देश्य जो रखा गया है, इसमें जो लक्ष्य लिया गया है उसमें प्रत्येक बालक को 2 सेट यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाता है और प्लस साथ में 200 रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं उनके खाते में। कौन सी क्लास के लिए किए जाते हैं तो ध्यान रखना है, क्लास 1 से लेकर 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी बालक है उसको इस योजना का लाभ मिलता है। 29 नवंबर 2022 को शुरू किया। कितने सेट दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के? तो 2 सेट दिए जाते हैं। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आपको पता हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी और जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। टारगेट कितना रखा गया था? टारगेट रखा गया था
कि राजस्थान का बता रहा हूं मैं, राजस्थान में 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके लिए हाल ही में भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में यह सम्मेलन हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है? जैसलमेर जिले में हुआ है। कौन से जिले में किया गया है? जैसलमेर जिले में किया गया है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। विद्यांजलि योजना कब प्रारंभ की गई है? विद्यांजलि, देखिए मई 2020 में एक योजना शुरू की गई, ई विद्या योजना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या। ई विद्या के तहत बहुत सारे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे चैनल, टीवी चैनल और रेडियो चैनल, उनको सम्मानित किया गया है। 7 सितंबर 2021 को एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है विद्यांजलि, मतलब विद्या में अंजलि देना। 5 जुलाई 2021 को हमने एक अभियान की शुरुआत की थी जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। ध्यान रखिएगा, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन। और 19 जून 2019 एक अलग ही कहानी है। इसको राजस्थान में जो अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय शुरू किए गए थे, महात्मा गांधी विद्यालयों का प्रारंभ किया गया था। देखिए ई विद्या योजना के तहत तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल थे, पढ़ने वाले जो चैनल, टीवी चैनल, रेडियो चैनल वगैरह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए, स्वयंप्रभा वगैरह। 7 सितंबर 2021 को एक योजना शुरू की गई विद्यांजलि। इसका मतलब विद्या में अंजलि देना, विद्या में योगदान देना। आप किसी भी प्रकार से विद्यांजलि इस योजना के तहत स्कूलों को सहयोग दे सकते हैं, चाहे तो आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, चाहे कोई संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, चाहे तो भले आप खुद वहाँ स्कूलों में जाकर पढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास समय है और आप घंटे 2 घंटे के लिए जाकर या 1-2 क्लास के लिए जाकर आप विद्यालय में खुद पढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। विद्या के लिए किसी भी प्रकार से आप लोग स्कूलों को सहयोग दे सकते हैं। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नाम से हमने एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। इसका मतलब बालकों में संख्यात्मक योग्यता और साक्षरता को विकसित करना हमारा उद्देश्य रहा। यह नई शिक्षा नीति के तहत आया था और इसकी शुरुआत हमने 5 जुलाई 2021 को की। 19 जून 2019 को महात्मा गांधी विद्यालय जो बने हुए हैं, महात्मा गांधी विद्यालय जो राजस्थान में शुरू किए गए हैं, वो कब किए गए? 19 जून 2019 को किए गए। क्लास कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं? उनमें बाल वाटिकाएं भी चल रही है, तो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12वीं तक चलाए जा रहे हैं। सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन क्या है? देखिए सर हेनरी फेयोल जो है वो आधुनिक प्रबंधन के जनक है। क्या है? आधुनिक प्रबंधन के जनक है। आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? सर हेनरी फेयोल। सर हेनरी फेयोल आधुनिक प्रबंधन के जनक है। इन्होंने एक अवधारणा दी थी POCC। क्या अवधारणा दी थी? POCC। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, C यानी कमांड, C यानी कोऑर्डिनेशन, और इस C का मतलब हो जाएगा कंट्रोल। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, योजना, संगठन, निर्देश, समन्वय और नियंत्रण, ये इन्होंने बताए थे प्रबंधन के विशिष्ट कार्य। कुल मिला के इन्होंने आधुनिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत भी दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत। फिर प्रबंधन के कार्य जो थे, इन कार्यों को 2 भागों में बांट दिया था, एक सामान्य कार्य और एक विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य तो इन्होंने कहा हर संगठन करता है, विशिष्ट कार्य को अपनाया जाए तो आपका मैनेजमेंट सुधार हो सकता है। और विशिष्ट कार्य कितने बताए थे इन्होंने? 5 बताए थे। और वो 5 को किस रूप में व्यवस्थित किया था? POCC के रूप में व्यवस्थित किया था।
ध्यान रखना आपको, ये POSDCORB पोस्ट गोर्ब जो अवधारणा है, ये अवधारणा लुथर गुलिक महोदय ने दी थी। ये किन्होंने दी थी? ये तो लुथर गुलिक महोदय ने बताई थी। विद्यालय प्रबंधन क्या है? मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। यदि मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, उस प्रबंधन को यदि विद्यालय के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में लागू कर दिया जाए तो वो विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोगों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोगों को नियोजित मतलब प्लानिंग, समन्वित मतलब ऑर्गेनाइजिंग, अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट एवं नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने की कला है। इसका मतलब 4 शब्द किसने बताए हैं? 4 शब्द इस परिभाषा में किसने बताए हैं? जेम्स लुंडे साहब ने बताए हैं। एक तो इन्होंने बताया है प्लानिंग, एक इन्होंने बताया है कोऑर्डिनेशन, एक इन्होंने बताया मोटिवेशन और एक इन्होंने बताया कंट्रोल। तो ये 4 शब्द किसने काम में लिए हैं? ये लिए हैं जेम्स लुंडे साहब ने स्कूल मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? स्कूल मैनेजमेंट के लिए। तो ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये परिभाषा दी है जेम्स लुंडे साहब ने। प्रबंधन की अवधारणा के जनक है लुथर गुलिक, सर हेनरी फेयोल, जे हार्टले, FW टेलर। देखिए, लुथर गुलिक वह पहले आदमी है जिन्होंने प्रबंधन के चौकदा सिद्धांत बताए हमें। इसके अलावा प्रबंधन के 5 विशिष्ट कार्य भी बताए, 5 विशिष्ट कार्य भी बताए। प्रबंधन के मामले में सर्व प्रमुख इनका ही नाम लिया जाता है, इसलिए प्रबंधन की अवधारणा के जो जनक है, आधुनिक प्रबंधन के जो जनक है वो कौन है? वो लुथर गुलिक ही माने जाते हैं। विशिष्ट कार्यों के भी जनक कौन है? लुथर गुलिक ही है। सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? तो भी लुथर गुलिक ही है। इन्होंने प्रबंधन को एक प्रशासनिक प्रोसेस माना था। इन्होंने एक प्रबंधन को क्या माना था? प्रक्रिया माना था, और वो भी प्रशासनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? प्रशासनिक प्रक्रिया। इसलिए इन्हें हम लोग प्रशासनिक प्रक्रिया उपागम का जनक भी बोलते हैं। सॉरी, मैंने जितनी ये बातें आपको बताई है ना, ये लुथर गुलिक नहीं है, ये हेनरी फेयोल है, सर हेनरी फेयोल है। सर हेनरी फेयोल ने चौकदा सिद्धांत दिए, 5 विशिष्ट कार्य बताए, और इन्होंने प्रबंधन को क्या माना है? एक प्रशासनिक प्रक्रिया माना है। लुथर गुलिक जो थे, इन लुथर गुलिक साहब ने तो प्रबंधन के विशिष्ट कार्य भी बताए थे, लेकिन विशिष्ट कार्य इन्होंने कितने बताए थे? इन्होंने 7 बताए थे। और उनको किस रूप में बताया था? POSDCORB पोस्ट कॉर्ब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। 7 विशिष्ट कार्य बताए थे। इन्होंने उर्विक के साथ मिलकर बताए थे। लिंडेल उर्विक था, उनके साथ में मिलकर बताए थे। हेनरी फेयोल ने चौकदा सिद्धांत दिए और 5 विशिष्ट कार्य बताए और प्रशासनिक प्रक्रिया बताई। और हेनरी फेयोल ने किताब लिखी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखी थी। लुथर गुलिक अलग थे, जिन्होंने किताब लिखी थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग किताब लिखी। जे हार्टले थे, इन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए थे। जे हार्टले साहब ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व बताए थे? 3 तत्व बताए थे। एक इन्होंने बताया था इनपुट, एक इन्होंने बताया था प्रोसेस प्रक्रिया, और एक इन्होंने बताया था आउटपुट। 3 तत्व बताए थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। FW टेलर थे, इन्होंने पहली बार प्रबंधन में विज्ञान को डाला था, इसलिए इन्हें हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं हम लोग इन्हें। कुल मिला के प्रबंधन की अवधारणा के जनक कौन हो गए? सर हेनरी फेयोल है। कौन है? सर हेनरी फेयोल माने जाते हैं। लुथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के शैक्षिक प्रबंधन में कितने तत्व हैं? देखिए, लुथर गुलिक व्यक्ति थे, एक इनके साथ में था उर्विक, एक इनके साथ में कौन था? उर्विक। इन्होंने किताब लिखी थी, लुथर गुलिक और उर्विक ने किताब लिखी थी पेपर्स ऑन द साइंस
ऑफ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो किताब लिखी थी, इस किताब में लूथर गुलिक साहब ने प्रबंधन के जो घटक बताए थे, शैक्षिक प्रबंधन के जो तत्व बताए थे, घटक बताए थे, उनकी संख्या बताई थी 7। और इनको किस रूप में दिया था? पोस्ट कॉर्प के रूप में दिया था। किसके रूप में दिया था? पोस्ट कॉर्प के रूप में दिया था। पी यानी प्लानिंग, पी यानी प्लानिंग, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एस यानी स्टाफिंग, डी यानी डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आर का मतलब इन्होंने बताया था रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। और बी का मतलब होता है बजटिंग, बजटिंग। योजना बनाना, संगठन आपका मजबूत होना चाहिए। स्टाफिंग, जो नियुक्ति कर रहे हैं वो प्रक्रिया योग्यता के आधार पर अपनाई जानी चाहिए। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन किया जाना चाहिए। निर्देशन मतलब आदेश भी हो, जिसमें प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिसमें समय समय पर मूल्यांकन भी हो। और कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय किया जाना चाहिए। और रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन होना चाहिए। और बजटिंग मतलब इसमें वित्तीय संसाधन भी आपके पास होने चाहिए। तो लूथर गुलिक ने कितने बता दिए? 7 कार्य बता दिए, 7 घटक बताए। विद्यालय प्रबंधन का एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन के अलग अलग सिद्धांत काम होते हैं, लेकिन सामान्यतः 2 ही सिद्धांत होते हैं, एक ऑटोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को हम लोग तानाशाही या एक तंत्रीय शासन बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक को हम लोग प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बोलते हैं। तो कुल मिला के विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक और ये 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो होता है ना, मतलब प्रजातांत्रिक होता है, इसमें एक तंत्रीय निर्णय नहीं। एक तंत्रीय निर्णय तो तानाशाही में होगा। व्यक्तिगत कार्य अनुशासन, ये व्यक्तिगत कार्य करना, व्यक्तिगत कार्य तो अपने करते हैं, ऑटोक्रेटिक में करते हैं। और सहभागी उत्तरदायित्व है। सहभागी उत्तरदायित्व मतलब कोऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सब मिलकर सबका समान उत्तरदायित्व होता है। ये क्या होता है? आपका प्रजातांत्रिक। और निर्णय दृढ़ता, निर्णय दृढ़ता नहीं रहती है। निर्णय जो भी लिया जाएगा वो सब अधीनस्थों के साथ मिलकर लिया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था होती है ना, उसमें अकेला निर्णय नहीं लेता है, मिलकर निर्णय लेते हैं। ध्यान रह जाएगा, एक तंत्रीय निर्णय करना ये नहीं है, और निर्णय दृढ़ता भी नहीं है, निर्णय में लचीला होता है वहां पर। तो सहभागी उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत है? ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत माना जाता है। प्रबंधन के भौतिक संसाधन कौन से हैं? प्रबंधन के, देखो, मैनेजमेंट के 2 प्रकार के सामान्यतः संसाधन होते हैं, बाकी तो 3 प्रकार में बांट जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक संसाधन और एक होते हैं आपके मानवीय संसाधन। देखो, मानवीय संसाधन तो स्कूल के संबंध में कौन से हो जाएंगे? मतलब जितने भी टीचर है, संस्था प्रधान है, अन्य कोई कार्मिक है, जितने भी विद्यार्थी है, जो समुदाय के अभिभावक है, समाज के लोग हैं, वो सारे के सारे मानवीय संसाधन हो जाएंगे। और भौतिक संसाधन में विद्यालय का भवन है, आपका खेल मैदान है, इसके अलावा जो आपके टेबल कुर्सी वगैरह है, बोर्ड वगैरह है, जो सारे जो भौतिक संसाधन है वो हो जाएंगे भौतिक संसाधन। तो प्रबंधन के भौतिक संसाधन, संस्था प्रधान होता है क्या? मानवीय संसाधन होगा। अभिभावक भी मानवीय, पुस्तकालय भी मानवीय, तो बालक भी मानवीय, तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा? आपका भौतिक संसाधन बन जाएगा। देखिए, एक परिभाषा आपसे पूछी गई है, एक परिभाषा आपसे पूछी गई है। क्या परिभाषा पूछी गई है? शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच, लोगों और लोगों के बीच, वर्गों के बीच
उन संबंधों को आयोजित करना है जिससे श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। श्रम मतलब कार्य, श्रम मतलब कार्य का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। इसका मतलब हायरार्की विभाजन किया जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच, वर्गों का और वर्गों के बीच उन संबंधों को आयोजित किया जाता है जो श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का सोपानिक होता है, एक प्रकार का चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? चरण। मतलब एक सोपानिक सीढ़ी दर श्रृंखला होती है, सीढ़ी दर श्रृंखला होती है, जिसमें इस श्रृंखला में उस वर्ग के अनुसार, उस पद के अनुसार क्या दिया जाता है? वर्ग के अनुसार, पद के अनुसार आपको सत्ता और उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। देखिए, ये इस प्रकार की श्रृंखला होती है। ये किस प्रकार की श्रृंखला होगी? इस प्रकार की श्रृंखला होगी, इस प्रकार की श्रृंखला होती है। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये संगठन आगे चलता जाएगा। इसका मतलब जितना जिसके पास पोस्ट है उतनी उसको क्या दे दी जाए? शक्तियां दे दी जाए। ये श्रम के आधार पर क्रमबद्ध विभाजन करने की जो बात करते हैं ना, वो फिफ्नर करते हैं। वो कौन करते हैं? फिफ्नर करते हैं। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। किसकी होती है? स्कूल मैनेजमेंट करने में। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट में शिक्षकों की, बच्चों की, प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों की। आपकी एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी कोई इस प्रकार का हमें सवाल पूछे जिसमें मुख्य पूछ ले, प्रमुख पूछ ले, महत्वपूर्ण पूछ ले, श्रेष्ठ पूछे, सर्वश्रेष्ठ पूछे, ऐसा कोई शब्द लिखा हो, इसका मतलब है कि वो होंगे तो चारों ही सही, तो चारों ही होंगे, लेकिन उन सही चारों में से कौन सा शब्द ज्यादा सही है, कौन सा आपका ऑप्शन ज्यादा सही है, उसको आपको छांटना पड़ेगा। तो इनमें शिक्षकों, बच्चों, प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों, ये सभी के सभी स्कूल मैनेजमेंट में काम आ सकते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मैनेजमेंट करता है वो प्रधानाध्यापक साहब करते हैं। इसलिए प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन के मस्तिष्क कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मस्तिष्क कहे जाते हैं। ये विद्यालय प्रधानाध्यापक ही है जो आपके एक नायक कहा जाता है। क्या माना जाता है? इसे नायक माना जाता है, इसे एक पायलट माना जाता है। किसका पायलट माना जाता है? किसी नाव का, स्कूल का, ये क्या माना जाएगा? आपका पायलट माना जाएगा। तो सभी कार्यों का नेतृत्व यही करता है, मार्गदर्शन सभी का यही करता है, योजना यही बनाता है। मतलब मुखिया कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक ही होता है विद्यालय प्रबंधन में। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक कितने माह में सालादर्पण पर अद्यतन की जानी है? स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, जो भी 9 से 12 का कोई भी विद्यालय होगा उसमें एक स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में 2 प्रकार की सभाएं होती है, एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। साधारण सभा उन सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी जितने बालक पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक, जितने वहां पर शिक्षक है, इसके अलावा पंचायती राज पदाधिकारी जो वहां पर उस कैचमेंट एरिया में, विद्यालय के कैचमेंट एरिया में निवास कर रहे हैं, इसके अलावा वो कोई जो कार्यकारिणी के शेष सदस्य रह गए, उन सब से मिलकर साधारण सभा बनेगी। साधारण सभा अपने में से कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी जो वास्तव में धरातल पर काम करेगी, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा जाएगा, कार्यकारिणी समिति कहा जाएगा। ये जो कार्यकारिणी समिति होगी, इस कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य होंगे, ये सदस्य होंगे 23, और ये जो 23 सदस्य होंगे, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। इनकी जो बैठक की जाएगी, वो बैठक आपको ध्यान रखना है प्रत्येक अमावस्या को की जाएगी। कब की जाएगी? ये अपनी बैठक करते हैं प्रत्येक अमावस्या को। ये वास्तव में काम यही करने का काम करते हैं। और इनका जो बैठक में जो कोरम होता है, गणपूर्ति होती है। मतलब कोरम का मतलब होता है कोई भी बैठक चलने के लिए जो न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है, उसे कोरम बोलते हैं। तो वो आवश्यक होती है ना, वो कितनी आवश्यक होती है? इसमें 1/2 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 1/2 सदस्य होते हैं। सदस्य 23, कार्यकाल 2 वर्ष का, बैठक अमावस्या के दिन, कोरम 1/2
सदस्य। इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष हमेशा संस्था प्रधान होता है। कौन होता है? इसका अध्यक्ष संस्था प्रधान होता है। और इसके जो सचिव होते हैं ना, वो कोई वहां पर वरिष्ठतम व्याख्याता होता है। वरिष्ठतम व्याख्याता होता है। ध्यान रखिए, इसका क्या काम होता है? तो स्कूल के विकास के लिए योजनाएं बनाना और स्कूल की गतिविधियों को संचालित करना, पूरा काम किसका होता है? एसडीएमसी का होता है। 9 से 12 के प्रत्येक स्कूल में आपको मिलेगी। एसएमसी होती है वो 1 से 8 के स्कूल में होती है, और ये 9 से 12 के। यदि स्कूल 1 से 8 का चल रहा है तो एसएमसी भी होगी और एसडीएमसी भी होगी। आपको ध्यान रखना है, इस एसडीएमसी की जो गतिविधियां उनको प्रत्येक 3 माह में आपको शाला दर्पण पोर्टल पर, एक शाला दर्पण पोर्टल जिसमें स्कूल की समस्त सूचनाएं भरी जाती है, उस शाला दर्पण पोर्टल पर चलाई अपडेट की जाती है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? अब हमारे कौन सी समिति आई है? एसएमसी। देखिए, एसएमसी जो समिति होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो 1 से 8 तक के किसी भी स्कूल में होगी। इसका प्रावधान कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एसएमसी होती है ये कब शुरू हुई? तो आरटी एक्ट 2009 है अपना, आरटी एक्ट 2009 बना, इसकी धारा संख्या 21 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान ने आरटी नियमावली बनाई, राजस्थान आरटी नियम जो बनाए थे 2011 में, इसके नियम संख्या 3, 4 और 5 में प्रावधान एसएमसी के बारे में ही किया गया है। ये जो एसएमसी होती है, इस एसएमसी में 2 प्रकार की समितियां होती है। एक साधारण सभा होती है और एक आपकी होती है कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा में कौन सदस्य भाग लेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, साधारण सभा में वो सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं कि 1 से 8 तक पढ़ने वाले बालकों के सभी अभिभावक, इसके अलावा आपके जितने भी वहां पर शिक्षक लगे हुए हैं स्कूल में वो, इसके अलावा आपका विद्यालय का जो कैचमेंट एरिया होता है, विद्यालय का कैचमेंट एरिया मतलब जहां तक के बालक विद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो कैचमेंट एरिया के जितने भी कोई पंचायती राज पदाधिकारी निवास कर रहे हैं तो वो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसके अलावा जो कार्यकारिणी के शेष सदस्य रह जाएंगे। ये जो साधारण सभा होती है ना, इस साधारण सभा की द्वारा एक अपने में से एक कार्यकारिणी वास्तव में काम करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। वो जो कमेटी होगी, इस कमेटी में जो कुल सदस्य होंगे वो सदस्य होंगे आपके 16 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य। इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो प्रदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकाल कितना होगा? आपका 2 वर्ष का होगा। ये जो सदस्य होंगे इनमें महिलाएं कितनी होगी? तो इनमें महिलाएं होगी 50%, मतलब 8 महिलाएं कम से कम होगी, अधिक से अधिक पूरी हो सकती है। इनमें अभिभावक कितने होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इनमें अभिभावक होते हैं कम से कम 3/4, इसका मतलब 12 अभिभावक इसमें होंगे। ये जो होता है, इसमें बैठक कब होती है? मैं कार्यकारिणी की ही चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। बैठक जो होती है, इसकी बैठक अमावस्या को होती है। और बैठक में जो कोरम होता है, मतलब बैठक करने के लिए जो आवश्यक उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है, वो बैठक का कोरम इसका 1/3 सदस्य होते हैं। और ये जो होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष हमेशा अभिभावक होता है। अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? अभिभावक होता है। और इसका जो सचिव होता है वो सदस्य सचिव के नाम से कहलाता है, पदेन सदस्य सचिव के नाम से। और वो कौन होते हैं? वो उस स्कूल के संस्था प्रधान होते हैं। ध्यान रह जाएगा। तो ये देखिए, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक कब होती है? अब आपसे ये पूछा गया है। तो द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो क्या हो जाएगा? अमावस्या को। एसडीएमसी की उप समितियां कितनी होती है? 3, 4, 7, 2। कितनी होती है एसडीएमसी की उप समितियां? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी।
ये जो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, इस कमेटी कौन सी स्कूल में होती है? तो 9 से 12 तक की स्कूल में होती है। इसकी जो कार्यकारिणी होती है, उस कार्यकारिणी में कुल 23 सदस्य होते हैं। इसकी कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। ये जो 23 सदस्य होंगे, इन 23 सदस्यों में से इस एसडीएमसी में से 2 इसकी उप समितियां बनाई जाएगी। एक होगी स्कूल बिल्डिंग कमेटी और एक होगी स्कूल एकेडमिक कमेटी। स्कूल बिल्डिंग कमेटी का मतलब हो जाएगा विद्यालय भवन समिति, विद्यालय भवन समिति। और स्कूल एकेडमिक कमेटी का मतलब होगा विद्यालय शैक्षिक समिति, विद्यालय शैक्षिक समिति। स्कूल बिल्डिंग कमेटी ये जितने भी विद्यालय में निर्माण कार्य होंगे उनकी देखरेख करेगी, और स्कूल एकेडमिक कमेटी जो बनाई जाएगी ये आपकी जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम होंगे, शैक्षिक गतिविधियां होगी, उनका देखरेख करने का काम करेगी। कौन सी समिति करेगी? ये दोनों अलग अलग समितियां एसडीएमसी की उप समितियां हैं। ये दोनों ही एसडीएमसी की क्या है? उप समितियां होती है। ये दोनों ही एसडीएमसी की कौन सी समितियां होती है? उप समितियां होती है।